ये है भारत का वो नक्शा जिसे हर भारतीय जानता है, लेकिन ये है इंडिया का वो नक्शा जिसे पाने की कोशिश आज से नहीं बल्कि 90s से जारी है। कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन इसको पाने की भारत की कोशिश कभी खत्म नहीं हुई। आज भी इंडिया इसको लेकर वही स्टैंड रखता है जो कभी 90s में रखता था। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि जिस मोदी सरकार के सर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीएम बनने का ताज सजता है और जो दुनिया के सबसे बड़े लीडर बनते हैं, आखिर वो अपने 10 साल के कार्यकाल में फिर क्यों भारत की तय की गई बाउंड्री भी नहीं बढ़ा पाए? और क्या असल में दिखाया जा रहा मैप सच्चा भी है? अगर हाँ, तो भारत अभी तक इस समुद्री रीजन को पाने में क्यों असफल रहा है? इंडियन ओशन में इसकी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं। भारत की जब भी बात होती है तो जमीनी हिस्से की टेरिटोरियल बाउंड्रीज तो एकदम क्लियर हो जाती है, लेकिन जिस हिस्से को हमेशा छोड़ दिया जाता है वो है समंदर। आधे से ज्यादा लोगों को लगता है कि भारत के करीब पड़ने वाले सारे इंडियन ओशन पर असल में भारत का ही अधिकार है, लेकिन सच्चाई से परे जिस तरह से जमीन बटी हुई है उसी तरह से समुद्र में भी हर देश का एरिया बटा होता है। अक्सर ये जमीन के हिस्से से 200 नॉटिकल माइल्स होता है और इस इलाके को किसी भी देश की मेन कोस्ट लाइन के तौर पर रखा जाता है। इस एरिया को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहकर बुलाया जाता है। अब भारत के लिए ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये हाईलाइटेड एरिया, और अंडमान और निकोबार आइलैंड के करीब भी हमारा ऐसा ही इकोनॉमिक जोन है। कुल मिलाकर ऑफिशियली भारत अपने स्मार्ट एरिया में कितना भी डेवलपमेंट करा सकता है। यहाँ पाए जाने वाले हर एक्वेटिक लाइफ, मिनरल और डिस्कवरी पर भारत का ही अधिकार है। अगर फ्यूचर में किसी भी तरह के नेचुरल गैस इस एरिया में मिलते हैं तो इसे निकालने से लेकर बेचने तक का अधिकार केवल भारत के पास ही होगा। अब आते हैं भारत के बदलते नक्शे पर। भारत के पास जो भी इकोनॉमिक जोन है, भारत उसकी बजाय अपने इस इकोनॉमिक जोन को मानता है जहां उसकी टेरिटरी एक्सटेंडेड है। इसे लेकर भारत का प्लान भी रहा है कि आने वाले कुछ सालों में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को बढ़ाया जाए और लीगली इसे अपना हिस्सा बना पाए, ताकि इसमें किसी भी डिफेंस, मिलिट्री और इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए भारत के पास सारे राइट्स हों। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये राइट्स मिलते कैसे हैं और आखिर वो कौन सा देश है जो किसी दूसरे देश को ये अधिकार देता है, तो आपको बता दें कि इसके लिए यूनाइटेड नेशन से अप्रूवल लेकर समुद्र में कोई भी देश अपने इकोनॉमिक जोन को बढ़ा सकता है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है, क्योंकि यूएन इतनी आसानी से नेशनल बाउंड्रीज बढ़ाने की इजाजत नहीं देता। यहाँ कई ऐसे देश हैं जिनकी अपनी मैरीटाइम बाउंड्री ही नहीं है, जैसे कि नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। दरअसल लैंड लॉक्ड होने की वजह से इन देशों के पास समुद्र का एक्सेस है ही नहीं। ऐसे में समुद्र के किसी भी हिस्से पर अधिकार से इन्हें वंचित रखा जाता है। कुल मिलाकर मैरीटाइम बाउंड्रीज उन्हीं देशों को मिल पाती है जिनकी बाउंड्रीज समुद्र से घिरी होती है। अब सवाल यह आता है कि भारत इस बाउंड्री को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, और क्या आज तक किसी भी देश की मैरीटाइम बाउंड्री को बढ़ाया भी गया है या नहीं? वेल, यहाँ शुरुआत बड़े देशों से करें तो दुनिया में अकेला भारत नहीं है जो अपने इकोनॉमिक जोन को बढ़ाने की बात कर रहा है, बल्कि यूएसए का एक बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। इसी तरह कई दूसरे देशों का बड़ा इकोनॉमिक जोन देखने को मिलता है। ऐसे में साफ पता चलता है कि यूएसए का इकोनॉमिक जोन इतना बड़ा नहीं रहा होगा, बाद में इसे बढ़ाया गया है। इस लिस्ट में एक नाम ऑस्ट्रेलिया का भी आता है, जिन्होंने अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यूनाइटेड नेशन में प्रॉपर रिसर्च और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ सबमिट करके बनाया है। खुद यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी इसे बढ़ाने का राइट कंट्रीज को देता है, लेकिन भारत के साथ कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। भारत देश से क्लोजेस्ट कंट्री है श्रीलंका, जिससे इंडिया का इकोनॉमिक जोन कहीं ना कहीं श्रीलंका के साथ ओवरलैप करता है। ऊपर से इनके बीच में जो पानी है वो इतना ज्यादा नहीं है। इसके लिए यूएन की सी ट्रीटी में साफ लिखा गया है कि जब दो देश बहुत ज्यादा करीब होते हैं तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दो देशों के लिए अलग डिवाइड होते हैं। लेकिन अभी आते हैं मेन बात पर कि भारत अपने इकोनॉमिक जोन को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है। वेल, इसके लिए हमारे देश ने 90s में यूनाइटेड नेशन में पिटीशन फाइल की थी, लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन काफी नहीं है, बल्कि हमें ये प्रूफ करने की जरूरत है कि इस हिस्से पर हमारा अधिकार कैसे है और क्यों ये हमें मिलना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे प्रूफ कैसे किया जाता है और इससे भारत को
क्या फायदा मिलेगा? देखिए, भारत के केस में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन प्रूव करने के लिए सबूत जमीन से ही मिलते हैं। मैप पर जो आपको ये एक कोस्टल लाइन दिख रही है, ये इंडिया का लैंड है। यहाँ से मान लीजिए अगर एक मछुआरा आगे जाता है तो धीरे धीरे कानून बदलना शुरू हो जाता है। अगर वो मछुआरा बेस लाइन क्रॉस करके टेरिटोरियल सी पहुंच जाता है तो वो इंडिया के लॉज के अंडर आता है। यहाँ पे हम ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, कॉन्टिनेंटल सेल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस करके अगर मछुआरा आगे पहुंच जाता है तो वो पहुंच जाएगा कॉन्टिजियस जोन में। इस जोन में इंडिया एक्सप्लोरेशन और ड्रिलिंग तो करा सकता है, लेकिन जो आसमान के अधिकार हैं वो भारत के पास नहीं है। मतलब यहाँ पर कोई भी कमर्शियल फ्लाइट या कोई एयरप्लेन उड़ नहीं सकते। इंडिया ये नहीं कह सकता कि हमारे एयर स्पेस वायलेट किए जा रहे हैं। और अगर कोई मछुआरा या इंडियन सिटीजन कॉन्टिजियस जोन को पार करके आगे पहुंच जाता है तो वो प्रॉपरली एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाले इलाके तक पहुंच जाता है। ये एरिया 200 नॉटिकल माइल तक खींचता है। कमाल की बात है, इन तीनों जोन के अंदर चाहे टेरिटोरियल सी हो या कॉन्टिजियस जोन हो या फिर एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इनके नीचे हमें भारत की कॉन्टिनेंटल शिफ्ट मिलती है जिसे काफी हद तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। और कई बार भारत इंटरनेशनल लेवल पर यह भी बोल चुका है कि हमारा एक्सटेंडेड सेल्फ जो केवल 200 नॉटिकल माइल तक नहीं है बल्कि ये इससे भी ज्यादा है। कुल मिलाकर अगर कल को यूनाइटेड नेशन के सामने ये एक्चुअली में प्रूफ हो जाता है तो भारत का नक्शा कुछ ऐसा होगा जिससे हमें समुद्र एक्सप्लोर करने के लिए एक बड़ी बाउंड्री मिलेगी। और ये इतना आसान नहीं है, देखा जाए तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है जिसके लिए 1999 से लेकर अभी 2024 तक भारत पहले से ही कितने प्रूफ दे चुका है। अब तक टोटल 6000 पेजेस की रिसर्च हमारे एक्सपर्ट सबमिट कर चुके हैं। और ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसके लिए हमारे साइंटिस्ट दशकों से मेहनत कर रहे हैं। और भारत की सिचुएशन में इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों के इकोनॉमिक जोन को देखते हुए भी ये फैसले लेने हैं ताकि किसी और देश का इकोनॉमिक जोन इससे अफेक्ट ना हो। इन्हीं सबके चलते ऐसे फैसलों को लेने में समय लगता है। वहीं दूसरी तरफ चाइना है जो साउथ चाइना सी पर पूरी तरीके से अपना हक जमाना चाहता है। इसके लिए वो फोर्सफुली कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन यूएसए ऐसा नहीं चाहता कि चाइना उस पर हक जमाए। पूरी जानकारी के लिए लेफ्ट वाली वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।